आज का बाजार का सेटअप और आपके लिए विशेष जानकारी और विशेष मार्गदर्शन। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सुजीत मंगाट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है और गुड मॉर्निंग आपको। और कल आप बाहर गए हुए थे खास पेशकश के लिए, बहुत दिग्गजों से आपने बातचीत की है, उसका लबोलुबाब हमें बताइएगा और बाद में FIDI का एक्शन भी आपसे पूछेंगे। बिल्कुल। कल हम JP मॉर्गन की इंडिया कॉन्फ्रेंस में थे और आज भी हैं हम वहाँ पर, जहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बात की। फॉरेन इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट थे वहाँ पर, काफ़ी तो उनसे बात की। तो एक चीज़ तो आ रहा है कि इंडिया वैल्यूएशन जब भी जो रिलेटिव है वो अभी प्रीमियम है, पर वो प्रीमियम जो है एशिया से कम हो गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ से आ रही है। दूसरी बात ये है कि सेक्टर्स कुछ जो अच्छे लग रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो वगैरह जो है, और कंजम्पशन, वो थीम अभी भी बरकरार है। सो वहाँ पर है। और ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो कुछ एक तरह से नेगेटिव है इन द सेंस कि वो होल्ड कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से, क्योंकि उनको थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए इसमें, जिसमें कुछ एक टाइमलाइन है सर कि कब आ सकते हैं या कुछ ट्रिगर के लिए वेट करेंगे? ट्रिगर देखिए, वो सब ट्रिगर के लिए वेट कर रहे हैं। पर ऐसा कौन सा अहम ट्रिगर होगा? कंजम्पशन थीम की हम बहुत समय से बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। आपकी बातचीत में भी हमने सुना कि सभी का ये कहना है कि इसका लैग इफेक्ट आता हुआ हम देखेंगे, तुरंत प्रभाव से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। देखिए, कल जब हमने मार्केट की शुरुआत की थी तो हमको लगा था कि कंजम्पशन की वजह से मार्केट पे कुछ उछाल रहेगा, पर उछाल नहीं था। सेकेंड हाफ में हमने गिरावट देखी और IT कंपनीज की वजह से देखा, क्योंकि IT इंडेक्स लगभग 3% नीचे गिरा था उसकी वजह से। बट वो भी ओवरडन है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो H1B वीज़ा जो है उतना इम्पैक्ट नहीं करता है। कुछ कंपनीज में हैं जहाँ पर 4.4% तक उनकी वर्कफोर्स का H1B वीज़ा है, पर वो कंपनीज वो डिपेंडेंसी भी कम होती आ रही है। पर एक कल हम जेम्स सैलिवन से बात कर रहे थे, जो कि उनके एशिया पैक के इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर है इंडियन IT कंपनीज का, वो फॉरेन बैंक्स के साथ है, US बैंक्स के साथ हैं। तो US बैंक्स अभी क्या करेंगी? तो US बैंक अभी ये करेंगी कि इंडिया में GCCs बनाएंगी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अब उन्होंने खुद बोला कि आप हमारा ही देख लीजिए, तो हमें ही बेनिफिट एक्चुअली हो रहा है। एग्जैक्टली। GCCs बढ़ रहे हैं। सो जो लोग उधर जा रहे हैं वो यहीं पर काम करेंगे GCCs में। तो उन्होंने बोला कि JP मॉर्गन का खुद 20,000 लोगों का GCC है इंडिया में, मुंबई में वो भी जो है। तो ऐसे बहुत सारे GCCs इंडिया में आएंगे। तो उसकी वजह से जो है आज के डेट में अगर इंडियन कंपनीज वहाँ पर जाके उनको सपोर्ट करती है, वो यहाँ पर GCCs को सपोर्ट करेंगी। तो उस तरह से वो कॉस्ट मिटिगेशन जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि एक H1B वीज़ा के लिए आप $1 लाख की बात कर रहे हैं। वो ये भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि जब वो रिन्यूअल पे जाएगा तो कितना देना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि नहीं देना पड़ेगा, बट रिन्यूअल की फ़ीस तो होगी, वो फीस हाई होगी। अब वो यही सेम चीज़ अगर आप देखें तो कुछ महीने पहले एलन मस्क ने भी कहा था कि कि आप H1B वीज़ा के कॉस्ट इंक्रीज़ कर दो, अपने आप ये कम हो जाएगा। तो वही हो रहा है उधर। सो IT कंपनीज में कल से बिकवाली हुई, काफ़ी हाई डिग्री डिलीवरी था उसमें। तो वो लगभग 4,000 करोड़ का डिलीवरी टर्नओवर था उसमें। और अगर हमने कल का हम देखेंगे FI नंबर्स नेगेटिव थे 2000 के आसपास। तो उसमें काफ़ी IT कंपनीज का टर्नओवर होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि उसमें कुछ बिकवाली होनी चाहिए। बट मार्केट ओवरऑल हमने आफ्टरनून में पलटते हुए देखा, और वो भी इसलिए क्योंकि कॉल राइटिंग काफ़ी हो रही थी। 25,200, 300 और 400 में काफ़ी हुई, जिसकी वजह से पुट अनवाइंडिंग हुआ वहाँ पर। और आज की ट्रेड में हम जाके देखेंगे तो 25,200 में जो पुट आज की डेट में ज़्यादा है, पर वो उतना ज़्यादा नहीं, वो वीकनेस दिखा रहा है। तो थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो वो 25,200 के नीचे भी आ सकता है। तो वो एक चीज़ देखने को मिल रही है। पुट कॉल रेशियो 0.72 है। तो वो सब है। मार्केट थोड़ा सा अभी एक तरह से रेंज में रहा है। 25,000 में मेरे ख्याल से सपोर्ट अच्छा आने वाला है। बट उसके वो देखना पड़ेगा कि क्या मोमेंटम के साथ वो मार्केट देता है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, सब बोल रहे हैं। अगले 12 महीने के लिए सब बोल रहे हैं कि 26,500 का है वो। बट वो जो बीच में ऊपर पी के जाएगा, वो डिपेंड करता है कि ट्रिगर्स जो आपने कहा, जो पहला ट्रिगर है इंडिया US टैरिफ का, अगर वो उस पर कुछ हो जाता है नवंबर तक तो उसमें कुछ होगा। दूसरा जो है कि अगर अर्निंग्स अपसाइड आ जाती हैं Q2 में, अपग्रेड अगर थर्ड क्वार्टर में आया। आपने अभी बात की थी ऑटो कंपनीज की कि इंक्वायरीज हो रही हैं, सेल हो रहा है कि नहीं। आज के डेट में अगर हम वाहन का डेटा देखें
तो अगस्त में लगभग 19 लाख के आसपास व्हीकल्स बिके थे, सारी व्हीकल्स मिला के, और हम अभी 8.5-9 लाख के आसपास हैं सितंबर में अलोन। सो सितंबर का महीना तो खराब होने वाला 2 है। हफ्ता तो ऐसे ही अगले 7 दिन की वो है हमारे पास, मतलब इस हफ्ते की 4 दिन 5 दिन और अगले हफ्ते के 2 दिन। तो उस 7 दिन में जो बाइंग होगी, नहीं तो सितंबर का महीना भी रिटेल सेल्स के लिए होगा। सो कंपनीज अपना पुश करेंगी और आपको होलसेल नंबर्स कुछ और ही दिखाएंगे, क्योंकि इन्वेंट्रीज डीलर के वहाँ पर होंगे। दिवाली आ रही है अक्टूबर में, तो पाइपलाइन भरा होगा, बट रिटेल सेल्स जो सितंबर के हैं वो थोड़े से कम होने वाले हैं, म्यूटेड होने वाले हैं वो, क्योंकि वो ऐसा नहीं होगा कि डबल हो जाए अगले 7 दिन में। अगर हो जाए तो फिर ये तो बेस्ट सीजन है हमारे लिए, ऑटो कंपनीज के लिए। पर इस बार 2 हफ्ते पितृपक्ष भी था, तो सर आई थिंक वहाँ पे और अब की बार 10 दिन की नवरात्रि भी है। हाँ, नहीं, मुझे बोला कि 10 दिन नहीं 11 दिन की है। मुझे बोला 11 दिन है, मैंने 10 मुझे दिन 11 दिन बोला, नहीं। मुझे 11 दिन बोला, 11 days है। मैंने 10 मुझे बोला दिन कि सुना भाई है। टोटल जो पीरियड है 11 दिन का है। अच्छा। मुझे ये बोला। Extend करके कल मैं 11 बात दिन कर रहा था जेपी मोगन से, जेपी मोगन बोल रहे थे कि नहीं इस बार 10 नहीं 11 है ऐसे। हाँ, एक दिन ज्यादा है कुल मिला के। अच्छा, थोड़ा सा अदानी शेयर्स की भी बात कर लेते हैं। जो खुशहाली और खरीदारी दिखाई दी है, वो मोमेंटम कितना बरकरार रहेगा? देखिए, कल काफ़ी खरीदारी दिख रही थी। खरीदारी नहीं, मैं कहूँगा कि प्राइस वॉलेटिलिटी दिख रही थी इन अदानी स्टॉक्स में। आप अगर देखोगे तो अदानी ग्रीन लगभग 12%, अदानी पावर 20%, अदानी टोटल 20%, अदानी एंटरटेनमेंट 4%, एनर्जी 6%, पोर्ट 1% और अदानी विलमार जो है 5% के आसपास, और जो कि आज की डेट में AWL हो गया है, तो अदानी ग्रुप में नहीं है वो। बट अगर आप उसका टोटल का डिलीवरी देखेंगे, बहुत कम डिलीवरी थी इसमें। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स उसमें काफ़ी थे, 16,000 करोड़ की ट्रेडिंग वॉल्यूम थी, और डिलीवरी जो था लगभग 3,000 करोड़ का, मतलब 19% डिलीवरी थी टोटल शेयर्स में मिला के। तो बहुत ही कम डिलीवरी है। तो ये ना ट्रेडिंग वॉल्यूम पे अभी कल हमें देखने को मिला। इट्स नॉट, मैं ये नहीं कहूँगा कि जेन्युइन बाइंग नहीं है, बाइंग थी, पर डिलीवरी अगर जेन्युइन बाइंग होती या सेलिंग होती तो डिलीवरी वॉल्यूम्स हाई होने चाहिए थे, पर वो नहीं है। वो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है। कुछ रिपोर्ट्स भी आ रहे थे सर कि GQG थोड़ी सी स्टेक जो है SBI म्यूचुअल फंड या सिटाडेल को ला रहे हैं, ब्लूमबर्ग बता हाँ, रहे थे। देखिए, छोटा सा GQG was one of the first investor to bet on Adani Group। ठीक है, वो जब वो हुआ था हिंडनबर्ग का, उसके बाद वो पहले से वो आए थे, और उन्होंने काफ़ी कमाया। मतलब अगर आप GQG के रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं GQG को। बट रिटर्न्स के बाद GQG भी तो फंड ही है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो भी बेचेगा एट सम पॉइंट इन टाइम। तो वो जब बेचेगा तो वो आपको दिखेगी, बिक वाली थोड़ी बहुत दिखेगी। बट जब GQG बेचेगा तो कोई और इंस्टीट्यूशन खरीदेगा उसके लिए। तो वो जो चीज़ है, आपको ये मानना पड़ेगा कि रेगुलेटरी ओवरहैंग जो है वो घटता जा रहा है अदानी ग्रुप कंपनीज में, और वो एक पॉजिटिव है, क्योंकि फिर ये एक ऐसा इंफ्रा कंपनी है जो काफ़ी कैपिटल डिपेंडेंट है। तो अगर रेगुलेटरी ओवरहैंग घटता जाएगा तो उनके लिए कैपिटल एवेन्यूज बढ़ते जाएंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता जाएगा। तो वो है आज की डेट में जो आज के डेट में जो डॉलर डेट था, उसको भी वो रुपी डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क कम करने, क्योंकि रुपी भी तो डिप्रिशिएट हो रहा है इस ग्लोबल वॉलेटिलिटी में। और इस चक्कर में वो बाहर रेज भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाहर जो US 10 ईयर यील्ड देखेंगे तो बहुत हाई है, भी हो गया है, तो अपग्रेड भी हो गया, पर यील्ड ऊपर बहुत हाई है बाहर। तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है इंडियन कंपनीज को रहने में, क्योंकि अगर यील्ड नहीं गिरेंगे वहाँ पर तो प्रॉब्लम होती है कंपनीज को डेट रेस करने में। तो अगर यील्ड वहाँ पर हाई है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। और ये लोग सबके सब इंफ्रा कंपनीज हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन डेट लेते हैं, 7 साल 10 साल उस तरह के। सो उसके लिए इसलिए वो वापस इंडिया में रुपी डेट ले रहे हैं, या डॉलर को रुपी डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा अब निफ्टी, बैंक निफ्टी पर भी बात कर लेते हैं, और साथ ही FNO स्ट्रैटेजीज जो आपको लगता है कि समझदारी का एक टेक हो सकता है आज के कारोबार में। देखिए, निफ्टी जो है, मैंने जैसे बोला कि 25,200 के ऊपर बंद हुआ, पर 25,200 बहुत वीक लग रहा है मुझे। और आज एक्सपायरी भी है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखेगी। पर आजकल हमने ये देखा है कि एक्सपायरी के एक दिन पहले वॉलेटिलिटी शुरू हो जाती है,
और क्योंकि एक्सपायरी के दिन एक्सचेंजेस ने काफ़ी टाइट कर दिया है, तो जो गेम हो रहा है वो एक दिन पहले हो रहा है, वो हो गया है। क्योंकि आपके जो लेवल्स हैं, आपके जो आउटस्टैंडिंग पोजीशंस हैं, जो एक्सचेंजेस बोलती हैं कि दोनों साइड में होने चाहिए, वो एक्सपायरी के दिन उन्होंने किया है। अब एक्सचेंजेस को ये भी बोलना पड़ेगा कि नहीं, वो एक्सपायरी नहीं, एक्सपायरी -1 पे भी होगा, तो फिर हम देखेंगे वो फ्राइडे को चले जाएगा। बढ़ता रहेगा एक दिन। तो वो होने वाला है, वो चीज़ एक है। FIs का देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशंस बढ़े हैं उनके, निफ्टी में और निफ्टी बैंक में, दोनों में बढ़े हैं, पर ओवरऑल OI जो है गिर रहा है। लास्ट 5 से 7 दिन में 4,500 5,000 का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन गिरा है FIs का, निफ्टी फ्यूचर्स में अलोन। इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़े से लाइटर लेवल पे है। तो वो और आई थिंक मंथली एक्सपायरी की तरफ भी हम आ रहे हैं। मंथली 2 दिन में मंथली एक्सपायरी, 2 दिन में वो भी है। तो वो एक चीज़ है जो हमको देखनी पड़ेगी उसके लिए। दूसरा जो चीज़ आपको वेरी केयरफुली देखना पड़ेगा कि ट्रिगर्स क्या हैं। यहाँ से अक्टूबर तक अब अर्निंग्स की ट्रिगर शुरू हो जाएंगे। ऐसे RBI का भी एक रहेगा, एक RBI का अक्टूबर में है। और कल हम जहांगीर से भी बात कर रहे थे, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 25 बेसिस पॉइंट कट होगा। सर वो ट्रांसमिशन जो है, जब आप FI से बात की तो वो रेट ट्रांसमिशन आ गया हमारे बैंकिंग सिस्टम में, कि और टाइम लगेगा? नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमेशा डिलेड होता है, 2 क्वार्टर का डिले होता है, 2 क्वार्टर का डिले होता है वो टाइम। तो इमीडिएटली आपके जो होम EMI हैं वो इमीडिएटली हो जाते हैं, क्योंकि वो बेंचमार्क से लिंक्ड होते हैं। बट बाकी जो है ट्रांसमिशन, वो थोड़ा टाइम लेता है। तो आपके घर के EMI कम हो जाएंगे, बाकी सब हो जाएंगे, बट जो एक्चुअली नीचे आएगा, आपके जो डिपॉजिट रेट्स होते हैं वो जल्दी कम हो जाएंगे। पर आपके जो FD पर आपको जो इंटरेस्ट अगर आप वो कर रहे हैं, तो वो बहुत आराम से होते हैं। मतलब अगर बैंक आपसे लोन का चार्ज कर रहा है, तो वो जो रेट है वो बहुत कम, प्यार से कम होते हैं। और वो भी रीसेट पीरियड देखना होता है, आपका रीसेट पीरियड कब है बेंचमार्क? नहीं, वो तो इसलिए रीसेट, वो तो क्वार्टरली भी करते हैं, मंथली भी करते हैं रीसेट पीरियड, बट वो तो आपकी EMI के लिए करते हैं। पर आपके जो बाकी लोन जो हैं उसमें वो बहुत आराम से कम होते हैं। सजीत सर, एक चीज पूछना चाहूंगा मोहरत ट्रेडिंग को लेके। आई थिंक मेरे करियर में पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि दोपहर में मोहरत ट्रेडिंग हो रहा है। देखिए 26 साल तो मुझे भी हो गए, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, आपने भी पहली बार किया? तो ये दोपहर में हो रहा है, मतलब शाम को हम लोग देखें 5 से 7 के बीच जनरली होता है। तो मुहूर्त तब का निकला है, राइट? मुहूर्त तब का निकला है, सही बात है। तो मुहूर्त हो, तो देखिए ये सब चीजें इस सब कुछ ज्यादा हुआ है। गणपति भी एक दिन ज्यादा था जी, ठीक है। अभी मैंने सुना कि नवरात्रि भी एक दिन, क्योंकि वो 10वां 11वां दिन ऐसे हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर भी लक्ष्मी पूजन जो है वो आफ्टरनून पर अच्छा है। दिवाली के दिन आप लोग आफ्टरनून में मुहूर्त ट्रेडिंग करके शाम को दिवाली घर पे बनाएंगे, पर मुहूर्त खत्म हो जाएगा तब तक। पर दिवाली की शाम होती है, जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के लिए दर्शकों की तैयारी करा दी आपने आज के कारोबार के लिए। और हम